हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? एक पेयर होता है जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, जो कुछ डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। जो बीच का डिस्टेंस होता है उनका 2a होता है। इसके एग्जाम्पल हैं H2O, HCl, N2, H2 एट्सेट्रा, काफ़ी होते हैं इसमें। सो इसके ऊपर जो नेट चार्ज रहता है वो ज़ीरो होता है। तो डाइपोल को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं -q एंड +q, दे आर सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज 2a। एंड नेक्स्ट इसके अंदर आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू रोटेट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कारण जो इसमें स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच का मतलब क्या होगा? जैसे ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस क्या होगा? ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी भी एंगल थीटा के ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा। सो टेंडेंसी टू रोटेट। एंड इसका जो फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। इसका फॉर्मूला है, P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, एंड चार्ज जो इन दोनों के ऊपर है उसका एक हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे प्लस माइनस, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2a से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा यूनिट इसके रहते हैं कूलम मीटर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इसके अंदर आते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि एक डाइपोल है, इसके ऊपर नेट चार्ज तो ज़ीरो रहता है, और अगर हम इसको इनकी वजह से अगर इसके एक पॉइंट पे जो एक्सिस पे लाई करता है इसके, या इक्वेटोरियल पॉइंट है जो इसके बाइसेक्टर पे या 90 डिग्री के एंगल पे, या किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एनी एंगल, इनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण दो चीज़ें होती हैं डाइपोल के कारण। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। E इक्वल्स टू KQ/R² फॉर्मूला होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है? तो एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि ये डाइपोल है, इसके कारण इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, देखो ये एक्स एक्सिस है। अगर हम कोऑर्डिनेट पढ़ें, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस के ऊपर, जो कि यहाँ से इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, और इस पॉजिटिव से कितना होगा? अगर ये सेंटर से A है, ये भी A है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस P पॉइंट से? R तो सेंटर से है ही, और A ये लेफ्ट साइड हो रहा है, तो R प्लस A टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये E एक्सियल इज इक्वल टू 2pkr/r² माइनस a² रेज टू द पावर 2। इसका डेरिवेशन होता है, बट हमें अभी वो डिस्कस करने की नीड है नहीं। आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। एक्सियल की वजह से होता है 2pkr/r² माइनस a² रेज टू द पावर 2। अगर ये पॉइंट काफ़ी दूर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाऊं, जैसे ये वाला डिस्टेंस तो छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बहुत दूर है, काफ़ी बड़ा है ये, तो R इज ग्रेटर देन A। तो A इतना छोटा है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, तो इस R से ये A यहाँ से अगर आप कैंसिल कर देते हो तो R की पावर 4 हो जाएगा। तो R की पावर 4 ऊपर आ रहा है, तो कैंसिल हो गए, 3 बचेगा, तो 2pk/r³। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सेंटर से डिस्टेंस लेना है। तो ये माइनस ये प्लस डाइपोल हो गया, यहाँ से हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट दोनों का क्या बनेगा? 2e cos थीटा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2e cos थीटा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2e cos थीटा इसका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा pkr/r² प्लस a² रेज टू द पावर 2। अब भाई अगर ये वाला पॉइंट काफ़ी दूर है, जैसे मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये काफ़ी दूर है,
तो ये दूर है तो इससे काफ़ी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करेंगे जब ए को तो कितना बचेगा, पी के बाय आर क्यूब। यू हैव टू रिमेंबर। एंड वन मोर थिंग, हम इसके अंदर रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसे इक्वेटोरियल और एक्सियल का रिलेशन है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पी के बाय आर क्यूब है और ये कितना है 2p के बाय आर क्यूब, तो ई एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ इक्वेटोरियल। सो आपको ध्यान रखना है 2, और ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ई एक्सियल ओवर 2। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री तो हो गया, किसी भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी एंगल थीटा पे हो सकता है, ये डायपोल है माइनस प्लस, ये थीटा एंगल पे जा रहा है। अब थीटा एंगल पे जा रहा है तो एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ई एक्सियल, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल। बस इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ई रिजल्टेंट। तो हमने जनरल पॉइंट कितना निकाला है, ये पी के बाय 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय आर क्यूब। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अंदर अब मान लो मैं एक्सियल निकालना चाहता हूँ, cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दो, एक्सियल हो जाएगा cos 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √4, √4 मतलब 2, तो 2p के बाय आर क्यूब हो गया, ये 2p के बाय आर क्यूब बन गया आपका ई एक्सियल। और अगर यहाँ पे हम 90 पुट कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 होगी ना, ये +1 तो बचेगा, √1 1 होता है, तो p के बाय आर क्यूब हो जाएगा आपका क्या इसके अंदर ई इक्वेटोरियल। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आपका किसी भी एंगल पे पूछा जा सकता है कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो कॉस की वैल्यूज आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है 9th 10th में, 10th के अंदर, 9th में नहीं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस को मान लो ये कोई आपके पास डिस्क है, इस डिस्क को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही हैं ये इसको मेजर करता है। तो यहाँ पे ना एक टर्म होती है जो आपको ध्यान रखनी है, वो होती है एरिया वेक्टर। तो जैसे ये एक डिस्क है, अब मान लो ये इस डिस्क को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मानने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये चॉकलेट होती है, मान लो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसके अंदर छोटे छोटे पीसीज होते हैं, आपने एक छोटा सा पीस तोड़ लिया उसका, ये अब यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहाँ पे कैडबरी लिखा होता है वहाँ से एक लाइन अपने फेस की तरफ लेके आओ, 90 डिग्री हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। बस इतना मान लो आप, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे भी यही है, ये वाला जो पोर्शन है ये एरिया वेक्टर हो गया। अब ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है, नॉर्मल बोलते हैं हम इसको, बार बार लिखा होता है बुक्स में, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग बाय एन एरिया एलिमेंट व्हेन द एरिया एलिमेंट विल बी ईडीएस। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा है। मान लो ये वाला एंगल अगर मान लो 45 डिग्री होता, तो इसमें हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ये लिखा हुआ, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं नीचे ई, और ये हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा। डेल्टा एस लिख लो, डी एस लिख लो, बट डी एस का मतलब ज्यादा स्मॉल हो जाता है, डेल्टा एस मतलब थोड़ा स्मॉल हो गया। ओके, अब थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच में एंगल है। अगर मान लो ये 0 डिग्री होता, जैसे यहाँ पे है ये, तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0 1 होता है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी एस। ये ई जो है ये सबस्क्रिप्ट है, ये नीचे है, बेस में है इसके। द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया एलिमेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, दस द एरिया एलिमेंट इज ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है। अगर मान लो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब जैसे मान लो आप किसी चीज़ को काटते हो, मैं किचन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो ये कोई भी आपके पास मान लो कैरेट है, ये कैरेट है, कैरेट को कैसे काटोगे, ये नाइफ है, तो नाइफ को शायद ऐसे चलाओगे, इसके गोल गोल पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको नाइफ को ऐसे चला रहे हो, ये हवा में चल रहा है, ये हवा में चल रहा है, ऐसे काट रहे हो इसको आप इस तरह से, तब कटेगा, ठीक है।
तो ध्यान रखना, काटना है आपको, जितनी नंबर ऑफ लाइंस काटेंगी, जैसे भिंडी काटते हैं, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल आप उसको कैसे काटते हो, आप उस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर काटते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से जा रहा है, यहां ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होता है ये, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ई डी एस कॉस थीटा, ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके, न्यूटन पर कूलम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बाकी आप इसको वेबर नाम से भी याद रख सकते हो, वेबर इसके ऐसा यूनिट रहते हैं। ओके, गॉस थ्योरम क्या चीज होती है नेक्स्ट इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो हमारा फ्लक्स होता है किसी भी एनक्लोज सरफेस के ऊपर, Q टाइम्स ऑफ 1/ε0 होता है, Q टाइम्स ऑफ 1/ε0, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द, मतलब फ्लक्स इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, Q इंटू 1/ε0, ठीक है, डिवाइडेड मतलब 1/ε0 बाय परमिटिविटी ε0। तो आप इसको कैसे मर्जी याद रख लो, Q/ε0 देख लो। अगर किसी भी, ये कह रहा है कि क्लोज सरफेस पे, अगर मान लो ये एक सरफेस है, ये मान लो कोई फुटबॉल है, अंदर उसके चार्ज नहीं है, चार्ज अंदर नहीं है, सरफेस पे चार्ज है मान लो, तो उसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है। यही चीज यहां लिखी हुई है, अ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। शेप कैसा भी हो, आर्बिटरी शेप भी हो सकता है, साइज कैसा भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, सरफेस बंद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं। अब जैसे मान लो, अब ये एक तार है, एक वायर है, स्ट्रेट है वायर, अब इसके कारण आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मान लो ये आपके पेन का स्केल है, ठीक है, सॉरी, पेन के अंदर का रिफिल है, तो रिफिल कैसा होता है, वायर की तरह स्ट्रेट होगा। आप क्या करते हो, उसको लिखने के लिए उसको एक जैकेट प्रोवाइड करते हो, एक जैकेट मतलब पेन का कवर, उसमें रिफिल को डाल दिया और उसके बाद आपने उसको ऊपर से बंद कर दिया और उसका काम करने लग गए। अब उसमें क्या है, वो सरफेस बंद है, एनक्लोज्ड है ना। सेम यहाँ पे ये जो हमने ब्लू सरफेस बनाया है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस होता है। तो नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये शेप अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की बात करूं, तो इसके कारण हम स्फीयर मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल निकलती हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर है ये सिलेंड्रिकल शेप की है, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ओके, अब आपको जो मेन बात इसमें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, λ/2πε0r होती है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये मैंने वीडियो 1 में समझाया हुआ है, पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इसको आप अगर ε0 की फॉर्म में, k की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, नीचे 4πε0 बन जाएगा, तो 1/4πε0 को आप k लिख सकते हो, तो 2k λ/r, याद रखने में ईजी रहता है ये। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। ये कोई भी शीट है इस तरह से, इसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। तो कितना होगा, ये σ/2ε0 होगा इसके कारण। तो ये आपको याद रखना है, कैलकुलेट कैसे हुआ क्या नहीं हुआ अब ये छोड़ दो। अब मेन आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डाइपोल को क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। डाइपोल क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने अभी बताया था पीछे, वो स्ट्रेच हो जाता है। जैसे अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा। तो यहाँ फील करके देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कैसे हो गया, ये स्ट्रेच हो गया ना, जैसे इलास्टिक नेचर हो गया। अब यहाँ पे नेचर भी है इसका इलास्टिक, तो यहाँ क्या होता है, ये एनर्जी भी स्टोर करता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जब ये मूव करता है तो इसके ऊपर कपल फोर्स लगते हैं। कपल फोर्स कौन सा होता है, टॉर्क। अब टॉर्क आपने 11th में पढ़ा होगा, जैसे हम किसी बोतल को ओपन करते हैं, बोतल का ढक्कन, इस तरह से पानी वाली बोतल है मान लो,
इसका ढक्कन ओपन करा, तो आप क्या करते हो, फिंगर एंड थंब का यूज़ करते हैं ना, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है। सिमिलरली ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो इसको टॉर्क बोलते हैं। ओके, रोटेशनल फोर्स है यहाँ पे, मेन थिंग ये याद रखनी है। तो टॉर्क यहाँ पे कितना लगता है हमें वो कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आई थिंक यू नो वेरी वेल, आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट। मैं एक बार फिर भी यहाँ बता देता हूँ, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ए बी साइन थीटा, एंड ए डॉट बी, इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहां पे कौन सा हो रहा है, साइन हो रहा है, साइन मतलब क्रॉस हो गया, तो पी क्रॉस ई आपका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल whenever we placed it in a external इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा आगे अगले चैप्टर्स में। तो यहां रखा हमने इसको, तो क्या हुआ, ये स्ट्रेच हो गया। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। हम क्या ले रहे हैं इसमें, सिंगल मैग्नीट्यूड। सिंगल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, एंड 2a, Q को 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ई साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अब जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ, एफ क्या लग रहा है, रोटेशनल लग रहा है, तो रोटेशनल फोर्स कितना होता है, टॉर्क होता है, इंटू डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो आपको बस अब एक बार ये फॉर्मूला याद करना है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हर एक फॉर्मूले के अंदर जो नाम है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए कि पी का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। अगर नहीं पता तो आप पीछे जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको ध्यान नहीं है उसको एक बार दोबारा देख लें। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे पी का नाम होता है डाइपोल मोमेंट, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे डाइपोल डाइपोल पहले कैसे थी, अब जैसे मान लो पहले डाइपोल ऐसे थी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले कैसे थी, मान लो ये ऐसे थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ये ऐसे स्ट्रेच होगी ना। तो पहले थीटा इसका कितना था, थीटा 1 था, फिर कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। इसका मतलब ये होता है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले थीटा 90 था, जैसे पहले ऐसे पड़ी थी डाइपोल। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये किसी भी एंगल के ऊपर बेंड हो गई, वो हो गया थीटा। तो हमने यहाँ वैल्यूज जब डाली, हमें ये आंसर मिला माइनस पी ई कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। एक चीज और ध्यान रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको टॉर्क देता है, डॉट प्रोडक्ट आपको एनर्जी देता है। किसका, डाइपोल मोमेंट का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आपने ये 10th में भी पढ़ा था। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है और इस क्यू की तरफ आप लेके आ रहे हो। अब यहाँ पे ना पोटेंशियल का मतलब होता है फील्ड विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप इस कैपिटल क्यू के सामने इस क्यू को लेके आते हो, छोटे क्यू को, जो कि टेस्ट चार्ज है, ये इसको रिपेल करता है, आप इसको स्लोली स्लोली मूव करके आते हो, तो आपको कितना पोटेंशियल फेस करना पड़ता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब ये कितना, किस डिस्टेंस के ऊपर कितना इसको फोर्स लगाता है, ठीक है, रिपेल करता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू V। भाई ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। बस इतना ध्यान रख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ऐसा यूनिट क्या होते हैं हमारी, इसकी वोल्ट होती है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें एक डिफरेंस भी होता है, एक छोटी चीज, छोटी सी बात और भी है इसके अंदर, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी ध्यान रखना, जो हम लोग बैटरीज को यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे एक बल्ब है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से क्यू चला और यहाँ घूम के बल्ब को ऑन करके वापस आ गया, तो पॉजिटिव का नाम A है और नेगेटिव का नाम B है। तो वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू वर्क डन AB बाई Q। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस।
एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चार्ज हमारा ए से बी पे आया तो वर्क डन ए से बी हुआ पर यूनिट चार्ज का, मूव करके आया यहाँ से यहाँ तक। और इसमें क्या था, डिफरेंस था तभी आया ना, जब अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तभी तो ये चार्ज मूव करेगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, इसके बीच में गैप है, चार्जेस मूव कर सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए, मान लो ये अगर 0, ये 10 है ये भी 10 है, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। चार्ज विल नॉट मूव, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब आपका सेल क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज वही बात कि यहाँ पे ये क्यू है, कैपिटल क्यू, इसने क्या किया, इस सोर्स चार्ज को रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, किस पोटेंशियल के साथ रिपेल किया, तो V की वैल्यू होती है KQ/R। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, KQ/R² था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4πε0 इंटू Q इंटू डिवाइड बाई R। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ऑब्वियसली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R बड़ा होगा V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप किसी चार्ज से जितना दूर जा रहे हो उसका फील्ड उतना कम होता जाएगा, ठीक है, और जितना आप पास आओगे उतना ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब वही बात मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जो डाइपोल होता है माइनस प्लस, इसके कारण एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम अब पोटेंशियल निकालना है V। पहले आपने क्या निकाला था E, अब क्या निकालेंगे V। तो V कितना होता है इसके कारण, PK/R²। सेम वही माइनस प्लस, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लिया P, और इसके कारण ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल लग रहा है और इसके कारण इसका पोटेंशियल लग रहा है, तो नेट पोटेंशियल लग रहा है PK/R²। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, PK/R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इसके अंदर, 2PK/R³, 2PK/R³, ये इसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, नेक्स्ट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर कंपोनेंट बन जाते हैं, रिजोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई कंपोनेंट नहीं बनते, कोई रिजोल्यूशन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो 0 होता है, और एक्सियल लाइन के ऊपर कितना होता है, PK/R² होता है। ओके, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट के कारण कितना होता है, P cos थीटा बाय में R का स्क्वायर माइनस A² cos स्क्वायर थीटा इंटू K, मतलब 1/4πε0 हम लोग K बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थीटा की वैल्यू, अगर आप मान लो यहाँ पे 0 डिग्री रखते हो तो एक्सियल लाइन का रिजल्ट आएगा, तो कितना होता है एक्सियल लाइन का रिजल्ट, cos 0 1 होता है, तो PK बाय में R² माइनस A²। और जब ये A जो है बहुत छोटा है या R की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम A को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा PK/R², राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अगर हम जनरल पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर यहाँ हम cos 90 पुट करते हैं तो सारी टर्म 0 हो जाती है, सो यू विल गेट द V इक्वेटोरियल 0। ओके, तो आई थिंक इतना बहुत है इस पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड कैपेसिटेंस। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहें। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।